गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु वशिष्ठ। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारी बुक चल रही है उसका फर्स्ट चैप्टर हमारा पढ़ रहे थे हम। इसमें हमने मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप ऑफ इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा और दो टाइप की इकोनॉमिक्स के दो बात करी थी हमने लास्ट वीडियो में, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है और नॉर्मेटिव, उससे पहले मैंने आपको क्लियर किया था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। तो मैं थोड़ा सा यहाँ रिपीट कर देता हूँ। ऐसे स्टेटमेंट्स जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम के फैक्ट्स को रिवील करें, दैट दो स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। और अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड हैं तो फिर वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहलाएगा। लाइकवाइज ऑन द अदर हैंड, ऐसे स्टेटमेंट्स जो ओपिनियन बेस्ड हों, वैल्यू जजमेंट हों इकोनॉमिक एक्टिविटी से, तो उन स्टेटमेंट्स को नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इनके बारे में डिटेल से हमने काफ़ी डिस्कस किया था, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह के बारे में। आज यहाँ पर इस टॉपिक का जो लास्ट सेक्शन है, सेगमेंट है, वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसको हम स्टडी करेंगे। तो डिस्टिंक्शन में कोई नई बात नहीं है, जो बातें इससे पिछले वाले सेक्शन में हमने पढ़ी थी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, उनको इंटीग्रेटेडली यहाँ पर एक बार से फिर टेबल फॉर्म में दिया गया है। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ये अपने आप में क्वेश्चन 3 मार्क्स के तक का बन सकता है कि डिस्टिंक्शन या डिफरेंस बताइए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। तो देखिए आप, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, दो कॉलम है। पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक issues और इकोनॉमिक बिहेवियर रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो कि इसकी डेफिनेशन। ओके, ऑन द अदर हैंड, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट्स, जो अर्थशास्त्री हैं उनकी जो राय है उसके बारे में बताता है, रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज़ और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो दोनों ही इकोनॉमिक्स जो हैं वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड है, बट ये फैक्ट्स को बताते हैं और ये ओपिनियंस को बताते हैं। Second, statement of positive economics relate to what was, what is and what would be। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो बताते हैं कि क्या था, क्या है या क्या होगा, फैक्ट्स को। ऑन द अदर हैंड, स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। तो ये राय होती है और ये फैक्ट्स होते हैं। ओके, तीसरा जो डिफरेंस है इन दोनों में वो ये है कि स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नॉट नेसेसरली द स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ, क्योंकि फैक्ट जो है वो अपने आप में करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है, ट्रूथ भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। ओके, दीज मे बी ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, somebody says population of India is more than the population of China। कोई कहता है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो चाइना की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। इट इज़ डेफिनेटली अ पॉजिटिव स्टेटमेंट बट इट इज़ रॉन्ग। तो ये स्टेटमेंट जो है वो है तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, लेकिन रॉन्ग है। वन कैन वेरीफाई इट, एक आदमी चाहे तो इसको वेरीफाई कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के जो स्टेटमेंट है वो वेरीफिएबल है। ऑन द अदर हैंड, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी टर्म्ड एज ट्रू और फॉल्स। इनको हम सच या झूठ नहीं कह सकते, क्योंकि राय है, राय तो को सच या झूठ कहना गलत होगा। These statements involve opinions only। For example, कि somebody says that the old age pension should be stopped। भी कोई अगर आदमी ये कहे कि ये जो वृद्धावस्था पेंशन है ये बंद होनी चाहिए, इट इज़ जस्ट एन ओपिनियन। ये सिर्फ एक ओपिनियन है, ये कोई फैक्ट नहीं है कि हम कहें कि हाँ ये बात सही है या गलत है। ओके, ये ओपिनियन है पर्टिकुलर पर्सन की, ये एक्सेप्टेबल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है ना, इस बारे में हम सच या झूठ का जिसे कहते हैं कि डिसीजन नहीं ले सकते। चौथा डिफरेंस जो है वो है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स एज एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर वेरीफिएबल, जो ऊपर अभी बात करी थी कि इनको वेरीफाई किया जा सकता है कि ये ट्रुथ है या फॉल्स है। ऑन द अदर हैंड, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स आर नॉट वेरीफिएबल एट ऑल। इनको वेरीफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ओपिनियंस होती हैं। And the last difference between positive economics and normative economics is positive economics does not involve value judgment। इसमें कोई value judgment नहीं होता है, इसमें जो बात factually एग्जिस्ट करती है उसको बताया जाता है। ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट, इसमें ओपिनियन दी जाती है। तो ये सारी बातें जो लास्ट सेक्शन में हमने डिटेल में पढ़ा था, उन्हीं बातों को कंक्लूड किया गया है एसेंस वाइज। तो ये अपने आप में एक निष्कर्ष भी है और एक तरह से इन दोनों का डिस्टिंक्शन भी हम इसको मान सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका टॉपिक खत्म होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज़ एन इकोनॉमी।
हिंदी में एक वर्ड आपने बहुत सुना होगा, अर्थव्यवस्था। अभी जैसे पैंडेमिक चल रहा है हिंदुस्तान में भी और पूरी दुनिया में, और बात करते हैं तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो रही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं जो है, अलग अलग कंट्रीज़ की इकोनॉमी जो है वो कमज़ोर हो रही हैं, कोलैप्स हो रही हैं। तो एक्चुअल में इकोनॉमी का मीनिंग क्या है? व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमी? डेफिनेशन क्या होगी इसकी? तो देखिए, पीपल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लोग अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, हम भी करते हैं, अदर कंट्रीज़ के लोग भी करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी? कंजप्शन की, प्रोडक्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, है ना। ये इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म की जाती हैं टू अर्न देयर लिविंग। काय के लिए? अपनी लिविंग, अपनी आजीविका को कमाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीचर्स गो टू स्कूल। टीचर स्कूल जाते हैं, हम लोग आते हैं आपको पढ़ाने के लिए, है ना। ठीक है, आपको पढ़ाना मोटिव है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं मोटिव हमारा लिविंग अर्न करना भी है। डॉक्टर्स गो टू हॉस्पिटल्स। डॉक्टर हॉस्पिटल्स जाते हैं क्योंकि उनको अपनी लिविंग अर्न करना होती है, ठीक है ना। फार्मर्स गो टू देयर फील्ड्स। किसान जो हैं वो खेतों में जाते हैं, अनाज उगाते हैं, बेचते हैं, अपनी लिविंग अर्न करते हैं। एंड इंडस्ट्रियलिस्ट गो टू देयर इंडस्ट्रीज़। और जो उद्योगपति हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, फैक्ट्रीज़ में जाते हैं, कारखानों में जाते हैं, ऑफिसेज़ वगैरह के अंदर जाते हैं, वहाँ पर वो अपना काम करते हैं। तो ये डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है डिफरेंट पर्सनस के द्वारा। क्यों की जाती है? टू अर्न देयर लिविंग। ओके, द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय द पीपल। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की जाती है लोगों के द्वारा, इनकी नेचर, प्रकृति, और इनका लेवल, मात्रा, क्वांटिटी ऑफ द एरिया वुड रिवील अ सिस्टम। ये क्वांटिटी और नेचर बताती है, उस सिस्टम के बारे में बताती है, बाय विच पीपल ऑफ दैट एरिया अर्न देयर लिविंग, कि उस एरिया के लोग अपनी लिविंग कैसे अर्न करेंगे। दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड इकोनॉमी। और जिस सिस्टम के तहत इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है उसी सिस्टम को इकोनॉमी कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ में आया आपके? द सिस्टम बाय विच द पीपल ऑफ पर्टिकुलर एरिया परफॉर्म देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड इकोनॉमी। अब ये 3 टाइप की होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। उससे पहले एक जनरल टर्म है इसके लिए, सिंपल इकोनॉमी, और दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्सिव इकोनॉमी। तो सिंपल इकोनॉमी के बारे में आप देखिए ज़रा पहले। यहाँ पर इकोनॉमी की डेफिनेशन भी दे दी है। यहाँ पर देखिए, इकोनॉमी इज ए सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग इज़ कॉल्ड इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी किसे कहेंगे? एन इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज़ नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स। एक आदमी तो अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकता। आपको अपनी जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए आपको दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। आपको कपड़े पहनने हैं तो आपको कपड़े ख़रीदने पड़ेंगे, आइदर आप कच्चा कपड़ा ख़रीदें या रेडीमेड ख़रीदें। आपको खाना पीने की चीज़ें हैं तो आपको दूसरों पर डिपेंड करना पड़ेगा। आपको पढ़ाई करनी है तो दूसरों पर डिपेंड करना पड़ेगा। आप बीमार हो गए तो आपको दूसरों पर डिपेंड करना पड़ेगा। इसी तरह से दूसरे लोग आप पर डिपेंड करते हैं जिस एरिया के अंदर आप स्किल्ड हैं, मास्टर हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज़ नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच ही नीड्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। ओके, ही डिपेंड्स अपॉन अदर, वो दूसरों पर निर्भर करता है। इफ़ यू आर अ टीचर, अगर आप एक टीचर हैं तो स्टूडेंट डिपेंड अपॉन यू, तो स्टूडेंट जो है वो आप पर डिपेंड करेंगे कि सर हमको, मैडम हमको पढ़ाएंगी, हमें नॉलेज देंगे, ठीक है ना, फॉर देयर एजुकेशन। इसी तरह से ऑन द अदर हैंड, यू ऑन द अदर हैंड डिपेंड्स अपॉन अ बेकर फॉर द ब्रेड। लेकिन अगर आप एक टीचर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% कैपेबल हैं। आपकी भी कुछ पर्सनल या प्रोफेशनल या कमर्शियल नीड्स हो सकती हैं जिनको फुलफ़िल करने के लिए आपको दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है। एक टीचर जो है उसको भूख लगती है, और भूख लगती है तो फिर वो खाना अरेंज करता है, उसके लिए उसको किसान पर या फिर जो फूड आइटम्स बनाने वाली जो अदर फर्म्स हैं उन पर उसको डिपेंड करना पड़ेगा। उसको ब्रेड लेनी है तो उसको बेकर पर डिपेंड करना पड़ेगा, टेलर पर डिपेंड करना पड़ेगा उसके कपड़े सीने के लिए, मेड सर्वेंट पर डिपेंड करना पड़ेगा उसके डोमेस्टिक हेल्प के लिए, एंड सो ऑन। ओके, ये एक बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना है, इसके अंदर कोई नई बात नहीं है, ठीक है। 10, तो इस तरह हम देखते हैं कि म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पर निर्भरता, ये किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम का एक इनएविटेबल पार्ट है।
अपरिहार्य हिस्सा है, इसको हम टाल नहीं सकते, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस लीड्स टू एक्सचेंज। अब जब ये म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है तो ये हमें किस तरफ लेके जाती है? एक्सचेंज की तरफ, लेन देन। मुझे कपड़े चाहिए तो मैं पैसे दूंगा, कपड़े लूँगा। आपको एजुकेशन चाहिए, आप मुझे पैसे देंगे, एजुकेशन लेंगे। मैं बीमार पड़ गया, मैं डॉक्टर को पैसे दूंगा, अपना इलाज करवाऊंगा। डॉक्टर को कुछ खाने पीने का सामान चाहिए, बाज़ार जाएगा, वो पैसे देगा तो खाने पीने का सामान खरीदेगा। तो ये जो इंटरडिपेंडेंस है ये किस तरफ लेके जाती है हमको? एक्सचेंज की तरफ, लेन देन की तरफ। ओके, अकॉर्डिंगली वी कैन से दैट म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस एंड द एक्सचेंज आर कोर एलिमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। तो कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी हो, चाहे वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो, इनके बारे में पढ़े अभी नेक्स्ट सेक्शन में। इनमें दो चीज़ें जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट इज़ इंटरडिपेंडेंस एंड ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस सेकंड इज़ एक्सचेंज। ओके, a simple economy is one in which the degree of interdependence and exchange is of moderate degree। moderate का मतलब होता है low, कम, बहुत कम। सिंपल इकोनॉमी उस इकोनॉमी को कहेंगे जिस इकोनॉमी में इंटरडिपेंडेंस मतलब दूसरे लोगों पर निर्भरता और एक्सचेंज, लेन देन, ये हो तो सही लेकिन इसकी क्वांटिटी, इसका लेवल जो है बहुत कम हो। इसको आप समझिए जैसे आप रूरल एरिया में रहते हैं और कुछ लोग जो है अर्बन एरिया में रहते हैं। रूरल एरिया में आप एक्सपीरियंस करेंगे कि वहाँ पर इंटरडिपेंडेंस और एक्सचेंज की एक्टिविटीज़ बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू। होती तो हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन इन कंपैरिजन टू अर्बन एरिया, क्योंकि अर्बन एरियाज़ के अंदर जो है बहुत सारी वांट्स जो हैं वो जनरेट हो जाती है जिनको फुलफ़िल करने के लिए हमें दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। इन द प्रीस्टन टाइम, प्राचीन काल में जब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत सिंपल हुआ करता था, कोई ज़्यादा वांट्स नहीं होती थी, ज़्यादा इच्छाएं नहीं होती थी, केवल रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, बस ये तीन चीज़ें बेसिक जो थी वो लोग पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत काम किया करते थे। और फालतू की जो दूसरी चीज़ें हैं, आज आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल हो गई हैं हमारी लाइफ के अंदर, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। तो उस समय इंटरडिपेंडेंस भी कम हुआ करती थी, होती थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, और इंटरडिपेंडेंस कम होती थी तो एक्सचेंज एक्टिविटीज़ भी कम हुआ करती थी। तो ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें इंटरडिपेंडेंस और एक्सचेंज एक्टिविटीज़ मॉडरेट लेवल की हों, बहुत लो लेवल की हों, ऐसे सिस्टम को हम सिंपल इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है ना। और जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती जाती है, ग्रोथ करती जाती है, वैसे वैसे इंटरडिपेंडेंस बढ़ती जाती है, और इंटरडिपेंडेंस बढ़ने की वजह से एक्सचेंज एक्टिविटीज़ भी बढ़ती जाती हैं। आज हम जैसे शहर में रहते हैं, तो शहर के अंदर रहते हैं तो हमें वीकेंड पर एंटरटेनमेंट करना है, हमें रेस्टोरेंट में खाना खाना है, हमें मूवी देखनी है, हमें आज आप देखिए आईटी सेक्टर इतना डेवलप हो गया है तो हमको मोबाइल फ़ोन भी चलाना है। ठीक है ना। मोबाइल फ़ोन पर क्या नाम से जो है आपके डिफरेंट स्कीम्स वगैरह एक्टिविटीज़ जो हैं वो चल रही हैं। तो ये सब किसका रिज़ल्ट है, ये सब किसका आउटकम है? ये इकोनॉमी के डेवलप होने का आउटकम है। जितना इकोनॉमी डेवलप होगी उतना ही ज़्यादा हमारी वांट्स जनरेट हो जाएंगी, और जितनी ज़्यादा वांट्स जनरेट होंगी उतनी ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो इंटरडिपेंडेंस बढ़ेगी, इंटरडिपेंडेंस बढ़ेगी तो एक्सचेंज बढ़ेगा, और जैसे जैसे ये दोनों चीज़ें बढ़ती जाएंगी, इंक्रीज़ होती जाएंगी, इनका लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा, वैसे वैसे इकोनॉमी जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी। आई रिपीट, सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी। तो सिंपल इकोनॉमी हम उस इकोनॉमी को कहेंगे जिसमें लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लो हो, मॉडरेट हो, और ड्यू टू दैट लेवल ऑफ एक्सचेंज एक्टिविटीज़ भी लो हो। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए, सिंपल इकोनॉमी इज़ वन इन विच द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज इज़ ऑफ मॉडरेट डिग्री। तो सिंपल इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट विद द कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, कॉन्ट्रास्ट विद द कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के बिल्कुल विपरीत होती है। कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के अंदर म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वांट्स बहुत ज़्यादा होती है लोगों की। आज आप देख सकते हैं कि एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला जो बंदा है, उसका सुबह से लेकर शाम तक का जो शेड्यूल है उसमें उसको बहुत कम ज़रूरत पड़ती है दूसरे लोगों से अपनी वांट्स को फुलफ़िल करवाने पर डिपेंड होने के लिए। लेकिन शहर के अंदर हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम दूसरे लोगों पर डिपेंड करते हैं। उन छोटी छोटी चीज़ों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले के टाइम में नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब वो शामिल हो गई हैं। तो
कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी जो है बिल्कुल विपरीत है, कॉन्ट्रास्ट है। अनलाइक अ सिंपल इकोनॉमी, द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज इन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी इज़ वेरी हाई एज आई टोल्ड। आज हम टोंक में रहते हैं, फॉर एग्जांपल टोंक एक छोटा सा शहर है, तो यहाँ पर उतना इंटरडिपेंडेंस नहीं है जितना क्या नाम से आप जयपुर या दिल्ली या मुंबई आप जाएंगे। तो अभी जैसे टोंक की अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल छोटा सा एक उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं कि एक बहुत छोटे एरिया के अंदर बसा हुआ शहर है। यहाँ पर हमको कन्वेंस फैसिलिटीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे पास अगर अपनी बाइसिकल है तो या मोटरसाइकिल है या स्कूटी है तो हम खुद ही अपना कहीं आना जाना कर सकते हैं, और अगर ये चीज़ें नहीं भी हैं तो पैदल भी चल के इस चीज़ को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर आप सोचिए मुंबई में रहते हैं आप दिल्ली में रहते हैं, जहाँ पर आपका मकान और आपका जो जॉब प्लेस है उसके बीच में डिस्टेंस जो है 25 किलोमीटर है, तो फिर आपको डिपेंड होना ही पड़ेगा मेट्रो रेलवे सर्विस के ऊपर या टैक्सी या फिर इंटरसिटी ट्रेन या इंटरसिटी बस सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती जाती है तो इंटरडिपेंडेंस जो है, हमारी वांट्स जो है वो इंक्रीज़ होती जाती हैं, और वांट्स को इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी जो इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पर जो निर्भरता है वो बढ़ती जाती है, और इस इंटरडिपेंडेंस के इंक्रीज़ होने की वजह से एक्सचेंज एक्टिविटीज़ बढ़ती जाती हैं, और इकोनॉमी जो है वो सिंपल से धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है काय में, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में। ओके, तो फीचर्स ऑफ सिंपल इकोनॉमी कॉन्ट्रास्टिंग विद कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी आर ब्रीफली प्रेजेंटेड एज अंडर। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस बताया गया है सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में। तो पहला डिफरेंस है इनकम लेवल ऑफ द पीपल इज़ लो। लोगों का इनकम लेवल बहुत कम होता है। अब जब कमाई होती नहीं है ज़्यादा तो बस आदमी पेट भर लिया, तन ढक लिया और एक छप्पर सर पे कच्चा सा मकान छोटा सा हो गया, बस उसके बाद फिर वो कुछ सोचता नहीं है, इतना उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो उसके जो नई वांट्स जो जनरेट हो सके। ठीक है ना, तो इनकम लेवल बहुत लो होता है। और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में इनकम लेवल ऑफ पीपल इज़ हाई। लोगों का इनकम बहुत हाई होती है, और जब इनकम हाई होती है तो फिर बैठे बैठे आदमी सोचता है ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा करूँ, वैसा करूँ, कार ले आऊँ, ये करूँ, वो करूँ, वटएवर। उसके बाद है वांट्स आर मल्टीपल बट नॉट सो इनॉमरस। सिंपल इकोनॉमी में वांट्स होती हैं लेकिन अत्यधिक नहीं होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। ऑन द अदर हैंड in a complex economy wants are multiple as well as enormous। मल्टीपल भी होती हैं और साथ के साथ उनकी संख्या, उनकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, और उसकी वजह से ही इंटरडिपेंडेंस बढ़ती है, एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ती है। तीसरा है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज़ लिमिटेड। तो इनकार नहीं है, सिंपल इकोनॉमी में म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस से बिल्कुल होती है लेकिन लिमिटेड वे में, क्योंकि वांट्स ज़्यादा नहीं होती। ऑन द अदर हैंड इन ए कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वांट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और ज़्यादा वांट्स होने की वजह से इंटरडिपेंडेंस भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होती है। और चौथा डिफरेंस जो है डिग्री ऑफ एक्सचेंज इज़ मॉडरेट। अब वांट्स कम है, इंटरडिपेंडेंस कम है, तो जो डिग्री ऑफ एक्सचेंज है, लेन देन जो है वो भी बहुत कम होगा। ना मुझे तुमसे कुछ लेना है, ना तुम्हें मुझसे कुछ लेना है। रोटी कपड़ा मकान जो है बेसिक वो हमने जैसे तैसे पूरा कर ही लिया है, थोड़ा बहुत एक्सचेंज करके, बाकी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो एक्सचेंज एक्टिविटीज़ लिमिटेड होती हैं, मॉडरेट होती हैं। ऑन द अदर हैंड इन ए कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी डिग्री ऑफ एक्सचेंज इज़ वेरी हाई। अननेसेसरी जो वांट्स हैं वो इसमें इंक्लूड होती है हमारी लाइफस्टाइल में, तो उस वजह से इंटरडिपेंडेंस ज़्यादा होती है, और इंटरडिपेंडेंस ज़्यादा होने की वजह से एक्सचेंज एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये चार डिफरेंसेस हैं सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में। तो यहाँ पर हमने अभी देखा इकोनॉमी किसे कहते हैं, मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, और उसमें फिर सिंपल इकोनॉमी किसे बोलेंगे और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी किसे बोलेंगे, और इन दोनों का डिस्टिंक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनके टाइप्स की बात करेंगे इकोनॉमी के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी या टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़, जिसके बारे में मैं अभी इसी वीडियो में अभी आपसे थोड़ी देर पहले बोल रहा था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है ना, तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इन एक्टिविटीज़ की नेचर और लेवल के हिसाब से इनकी 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं इकोनॉमी की, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
अब आप इस कंटेंट को जो मैंने भी आपको पढ़ाया, पहले आप वीडियो को ध्यान से सुने, उसके बाद जो भी बुक आपके पास है अवेलेबल वीके ओरी की लेटेस्ट एडिशन या लेटेस्ट ही होना चाहिए वैसे तो, उससे आप इसको पढ़िएगा। और कोई डाउट वगैरह क्वेरी अगर है तो उसको मार्क करके रखिएगा डाउट क्लास के अंदर। जब भी स्कूल की तरफ से डाउट क्लास ऑफर होगी आपको, उसमें मैं आपको उसको क्लियर करूँगा। और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो इन फ्यूचर बी पॉजिटिव, हम ऑफलाइन में मिलेंगे, उस समय मैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। ओके, ऑनेस्टली आप घर पे पढ़ते रहें, अपने टाइम को वेस्ट ना करें। थैंक यू, गुड बाय।